नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? लो हम फिर आ गए आपके पास एक नया और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के, जो कि है जालियांवाला बाग नरसंहार पर और रॉलेट एक्ट पर। हमेशा की तरह मैं विस्तृत जानकारी देता हूं और इसमें भी दूंगा कि सबसे पहले देखिए, थोड़ी-सी इस बात को दिमाग में रखना है कि आज की क्लास लंबी होने वाली है। लंबी का मतलब इतना भी नहीं कि 5 घंटे का। क्योंकि इसमें हमने 2 टॉपिक को आपके लिए लिया है। एक रॉलेट एक्ट लिया है और इससे ही जुड़ा हुआ जालियांवाला बाग नरसंहार लिया है। तो हम देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के कारण कैसे जालियांवाला बाग की घटना घटती है और इसमें हम सिलसिलेवार ढंग से क्या हुआ, कब हुआ, किसने किया, क्यों किया और इस पर क्या प्रभाव पड़े, वो भी हम जानने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक। चलिए शुरुआत करते हैं। रॉलेट एक्ट 1990 इसे अराजकता या क्रांतिकारी अपराध अधिनियम भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये महाशय जो हैं सिडनी आर्थर टेलर रॉलेट है, जो एक जज थे। ठीक है। और इनकी अगुवाई में एक ऐसी कमेटी का गठन हुआ जो भारत की राजनीति में एक बड़ा भूचाल ला दिया। इन्होंने ही एक ऐसा कानून लाया, इसका एक ही मकसद था कि जो भी विरोध करे, जो भी आवाज उठाए, उन्हें कठोर से कठोर दंड देना है। तो इसके लिए इन्होंने रॉलेट एक्ट लेकर आया और इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी आपको देने वाले हैं। तो रॉलेट एक्ट आया था मार्च 1919 में और इसे अनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट भी कहा जाता है। मतलब कि यदि कोई क्रांति करती, यदि कोई विरोध प्रदर्शन करता है, तो उसे कड़ी से कड़ी सजा देने के मकसद से ही इस कानून को लाया गया था। चलिए जान लेते हैं इसे पारित किसने किया था। तो इसे पारित किया था ब्रिटिश सरकार ने। नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो ब्रिटिश न्यायाधीश सिडनी रॉलेट। देख पा रहे हैं, यही जो महाशय हैं वो है सिडनी रॉलेट। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य साफ था, क्रांतिकारी गतिविधियों को दबाना, सरकार के खिलाफ आंदोलन को रोकना और सरकार द्वारा कठोर कानून बनाना ताकि भारतीयों में डर पैदा हो सके। महत्वपूर्ण तिथियों की बात करें, आपको याद रखना है 10 मार्च 1919 जब रॉलेट एक्ट को पारित किया गया। 6 अप्रैल 1919 महात्मा गांधी ने विरोध में सत्याग्रह शुरू किया और 13 अप्रैल 1919 जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। मुख्य बिंदुओं पर चर्चा कर लेते हैं हम। अनिश्चितकालीन जेल। इस कानून की विशेषता थी कि किसी को भी सरकार बिना कुछ बताए अनिश्चित काल के लिए जेल में डाल दी जाती थी। अगर वो चाहती तो उम्र कैद भी दे सकती थी, ना चाहे तो पहले भी छोड़ सकती थी। लेकिन क्या लगता है आपको, अंग्रेज ऐसा करेंगे? वो जल्दी छोड़ेंगे? नहीं। वो तो जानबूझ के ऐसा कर रहे थे कि हमें आंदोलन को दबाना है, कुचलना है। इसके लिए उन्होंने क्या किया? प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी। अब ये सेंसरशिप क्या होता है? सेंसरशिप वो होता है कि आप लोकल भाषा या कुछ भी छापने से पहले सरकार से परमिशन लेंगे, तभी आप छाप सकते हैं। इसे कहते हैं सेंसरशिप। और सरकार विरोधी सामग्री के प्रकाशन पर रोक लगाई जा सकती है। अगर आपने कुछ ऐसा छाप रहा है कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ में कुछ बोला है, तो आपको परमिशन लेना होगा, तभी आप छाप सकते हैं। नहीं तो आपके जो प्रेस है उसको जला दिया जाता था, तोड़-फोड़ दिया जाता था, उसकी लाइन काट दी जाती थी। और दूसरी बातों में हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस क्या होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसका मतलब यदि आपने किसी को गिरफ्तार किया है, तो 24 घंटे के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जा कर के उसे हाज़िरी दे उसके पास सूचना देनी पड़ती है। उसे उसके पास खड़ा करना पड़ता है ले जा कर के। ये अधिकार लोगों से छीन लिया गया था। आपको पकड़ा गया, किस कारण से पकड़ा गया, कहाँ ले जाया जा रहा, किसी को कोई जानकारी ये लोग नहीं देते थे। ये रॉलेट एक्ट के तहत में। अगली बात है विशेष अदालत। ये लोग विशेष अदालत की स्थापना करते थे ताकि जिनको इन्होंने पकड़ा है, जल्दबाजी में फैसला सुनाया जा सके। ये नॉर्मल वाला नहीं,
मान लीजिए कि मुझे पकड़ा गया रॉलेट एक्ट के तहत, तो मुझे एक लेके जाएँगे विशेष अदालत में और हमारी कोई सुनवाई नहीं होगी, सिर्फ़ वहाँ पर सज़ा दिया जाएगा, इसे कितनी साल की सज़ा देनी है। अगला पॉइंट है कि पुलिस की शक्ति, पुलिस को व्यापक शक्ति दे दी गई थी। वह किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकती थी या उसके घरों की तलाशी ले सकती थी। सभा की स्वतंत्रता का अधिकार, इस अधिनियम ने सभा की स्वतंत्रता का अधिकार छीन लिया, जिससे सरकार किसी भी सभा या प्रदर्शन पर रोक लगा सकती थी और अगर आप नहीं माने तो आपको उठा करके जेल में डाल दिया जाता था। अब क्या प्रभाव पड़ा? जब आप ऐसा कानून लाएँगे, जो भारतीयों को कुचलने का प्रयास कर रही है, तो प्रभाव तो पड़ेगा, विरोध तो होंगे। तो क्या हुआ? लोगों में आक्रोश पैदा हो गया। इस एक्ट ने भारतीयों में व्यापक आक्रोश पैदा किया और महात्मा गांधी का विरोध, तो महात्मा गांधी ने क्या, महात्मा गांधी का विरोध का मतलब महात्मा गांधी का विरोध लोगों ने नहीं किया, ये पॉइंट है। महात्मा गांधी का विरोध का मतलब महात्मा गांधी जी ने इस अधिनियम का जमकर विरोध किया और सत्याग्रह की शुरुआत कर डाली। प्रभाव और क्या पड़ा? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। देखिए, अंग्रेज ने ऐसा कानून लाया जो आप सभा नहीं कर सकते हैं, महात्मा गांधी ने सभा करना शुरू कर दिया। तो इसी क्रम में जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है। इस अधिनियम का विरोध करने पर अमृतसर के जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, जिससे आंदोलन और तेज हो गया। तो ये नरसंहार दबाने के लिए किया गया था कि आंदोलन तेज ना हो, लेकिन हुआ उल्टा। तो आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी इसका जमकर विरोध किया और इसके खिलाफ प्रस्ताव भी कई पारित किए। ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति, इस अधिनियम द्वारा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीति को उजागर किया। मतलब अब लोग जानने लगे कि ब्रिटिश क्या चाहती है, जिसे हम बड़ा अच्छा समझ रहे थे, ये असल में क्या है, वो पता चला लोगों को। साथ ही विश्वास में कमी, यानी भारतीयों को, जो भारतीय ब्रिटिश में विश्वास करते थे ये कि हम मेरे साथ कुछ अच्छा करेंगे, अब लोगों का विश्वास उनके प्रति कम हो गया। अब इस घटना पर महात्मा गांधी ने क्या कदम उठाए, थोड़ा उन पर भी नजर डाल लेते हैं। तो महात्मा गांधी ने पहला किया सत्याग्रह आंदोलन। गांधी जी ने इस अधिनियम के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया। उन्होंने हड़तालें की और ये हड़ताल छोटा मोटा नहीं था, ये राष्ट्रव्यापी हड़ताल था और जमकर लोगों ने इसमें भरपूर सहयोग दिया। कानून का उल्लंघन किया। गांधी जी ने इस कानून का उल्लंघन किया तथा लोगों से भी अपील की कि आप भी कानून का उल्लंघन कीजिए और साथ ही साथ 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन छेड़ दिया। देखिए, हमने कहा था आपको कि आप कमेंट करेंगे तो मैं वीडियो बनाऊंगा। तो एक कमेंट आया था रोलेट एक्ट पर। तो जब रोलेट एक्ट पर आया तो हमने सोचा कि साथ में रोलेट एक्ट और जलियांवाला एक दूसरे से लगभग जुड़े हुए ही माने जाते हैं, तो क्यों ना मैं दोनों को इसमें करूंगा, एक साथ जानकारी दूंगा आपको। आगे बढ़ते हैं जानकारी में। तो कुछ कथन आए थे, उन प्रमुख कथनों को हम देख लेते हैं कि महात्मा गांधी जी ने रोलेट एक्ट को एक काला कानून कहा। क्यों काला कानून कहा? एक ऐसा कानून जिसमें अपील भी नहीं हो सकती है, न वकील आप रख सकते हैं, ना ही दलील आप दे सकते हैं। तो ऐसा कानून तो काला कानून ही तो होगा। महात्मा गांधी ने कहा, यह सत्य के लिए विश्वासघात है। ये प्रमुख 3 कथन महात्मा गांधी के थे। तब निष्कर्ष क्या निकला? इन सब घटनाओं, जो घटी घटनाएं, इसका निष्कर्ष क्या निकला? यह निष्कर्ष निकला कि ब्रिटिश सरकार की जो नीतियां हैं, लोगों के सामने उजागर हो गई। दूसरा, भारतीयों ने इस अधिनियम का सपोर्ट नहीं किया, उसका उल्लंघन किया और महात्मा गांधी के नेतृत्व में सत्याग्रह आंदोलन को गति मिली। अब रोलेट एक्ट तो आपने जान लिया। अब हम जानेंगे कि रोलेट एक्ट के कारण किस तरह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो जलियांवाला बाग जो नरसंहार है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो चलिए थोड़ा विशेष जानकारी लेते हैं। थोड़ा सा मैं पहले हल्का सा परिचय दे दूं, फिर मैं डिटेल में बात करूंगा। जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटे, तब उनकी लोकप्रियता धीरे धीरे बढ़ रही थी। देखिए, मैं अभी 1919 की बात कर रहा हूँ।
लेकिन 1917 में उन्होंने चंपारण विद्रोह किया, चंपारण में सत्याग्रह किया, फिर खेड़ा आंदोलन किया। अगर आपको उनकी भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट जरूर करें, देखते हैं। अभी मैं फिलहाल इस पर फोकस डालता हूँ, जलियांवाला नरसंहार पर। तो जब लोकप्रियता गांधी जी की बढ़ी तो उन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया, जैसा कि हमने पहले भी बताया, और ब्रिटिश सरकार ने इसे कुचलने का प्रयास किया। तो कुचलने के लिए ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, अधिक से अधिक नेताओं को गिरफ्तार किया और जनता को रॉलेट एक्ट के अंतर्गत गिरफ्तार की और कड़ी सजाएं दी। इसे ही मार्शल लॉ भी कहा जाता है। अब देखिए, इससे जनता का क्या होगा? क्या जनता खुश होगी? नहीं। आप सभी जानते हैं कि जब आप जनता को सताएंगे तो जनता में आक्रोश बढ़ेगा। लोगों ने रेल और डाक तार संचार सेवाओं को तोड़ फोड़ दिया, बाधित किया। आंदोलन अप्रैल के पहले सप्ताह में अपने चरम पर पहुंच रहा था। लाहौर और अमृतसर की सड़कें लोगों से भरी रहती थी, चर्चाएं होती थी दिन भर। अब अब आता है बैसाखी का त्योहार। ये आप त्योहार देखकर ही समझ पा रहे होंगे कि ये बैसाखी का त्योहार सिख धर्म का त्योहार है। और लोग, ऐसा नहीं कोई त्योहार होता है तो सिर्फ सिख ही जमा होते, दूसरे लोग भी तो घूमने जाते हैं ना। तो हुआ ये कि करीब 5,000 लोग जालियांवाला बाग में इकट्ठा थे। ब्रिटिश सरकार के कई अधिकारियों को यह 1857 के गदर की पुनरावृत्ति जैसी परिस्थिति में ब्रिटिश सरकार को क्या लगा कि फिर से कहीं 1857 वाली क्रांति न हो जाए। तो इसलिए वो जो ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे वो किसी भी दम पर इसे कुचलने के लिए तैयार थे। वो चाहते थे कि वो घटना दोबारा न घटे। तब क्या हुआ, अंग्रेजों के अत्याचार शुरू हुए। 10 अप्रैल 1919 को आंदोलन के दो नेता, जो कि स्थानीय नेता थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, जरा मैं इसकी तस्वीर आपको दिखा दूं। ये देखिए, ये है डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा जो ब्लू कलर वाला है ये सैफुद्दीन किचलू हैं। और इनको क्या किया, गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी। काला पानी, देखिए काला पानी क्या है, एक द्वीप समूह पर बनाई गई सेलुलर जेल है। तो आपने जाना कि 10 अप्रैल को सत्यपाल मलिक और सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार करके काला पानी की सजा दे दी। अब खुद सोचिए आप, इसने ऐसा क्या कर दिया जो इनको सजा दे दी? बस विरोध ही तो कर रहे थे। तो 10 अप्रैल को 1919 को ही अमृतसर के उप कमिश्नर के घर पर इन दो नेताओं को रिहा करने की मांग उठ गई। यानी कि जनता ने उसको घेर लिया, उप कमिश्नर का घर, कहा इसे रिहा कीजिए, रिहा कीजिए, आपने क्यों पकड़ा है? तो जनता क्या कर रही थी, शांति प्रिय और सभ्य तरीके से विरोध कर रही थी। लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया, जनता पर ही गोलियां चलवा दी। तो क्या लगता है आपको, वो चुप बैठेंगी? नहीं, ये तो बिल्कुल ही भड़केंगे। अंग्रेजों के बढ़ते अत्याचार से तनाव और बढ़ गया और उस दिन कई बैंक, सरकारी भवनों, टाउन हॉल, रेलवे स्टेशनों में आगजनी हुई, तोड़-फोड़ हुई और हिंसा पर लोग उतर आए। इस प्रकार हुई हिंसा में 5 यूरोपीय नागरिकों की भी हत्या हुई। देखिए, जब हिंसा होती है तो वो जाति, धर्म और राष्ट्रीयता नहीं देखते हैं, वो सीधा मारकाट पर उतर आते हैं। विरोध में ब्रिटिश सिपाही जनता पर जहां तहां गोलियां चला रहे थे, पागलों की तरह गोलियां चला रहे थे, जिसमें 8 से 20 भारतीयों की भी मृत्यु हो गई। अगले 2 दिनों में अमृतसर तो शांत रहा, पर पंजाब में हिंसा कई क्षेत्रों में फैल गई और उस दिन 3 और अन्य यूरोपीय नागरिकों की हत्या हुई। इसे कुचलने के लिए, किसे कुचलने के लिए, ये जो रैली, प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी हो रहा था, उसे कुचलने के लिए पंजाब प्रांत में मार्शल लॉ लागू कर दिया। मार्शल लॉ एक तरह तो कहें हम कि धारा 144 होती है ना, कि घर से मत निकलिए, गिरफ्तार कर लिया जाएगा, इसे वही वाली। ठीक है। तो अब थोड़ा विस्तार से और जानते हैं कि बैसाखी के दिन था। कौन सा दिन था? बैसाखी का दिन। और तारीख थी 13 अप्रैल 1919। स्थान क्या था? जालियांवाला बाग मैदान, अमृतसर, पंजाब का। कुछ नेता भाषण देने वाले थे। तो मेला का समय, कुछ नेता भाषण देने वाले थे। लोगों को इतना नहीं पता था कि कर्फ्यू भी लगा हुआ है।
और कुछ-कुछ लोगों को पता भी था, तो ये लोग फिर भी बैसाखी का मेला देखने चले आए। शहर घूमने आए थे, जब खबा सभा की खबर सुनी, तो ये लोग भी भाषण सुनने के लिए चले गए। तब नेता जो थे, बाग में पड़ी रोड़ियों मतलब पत्थरों के ढेर पर खड़े हो गए और भाषण दे रहे थे। तब भारतीय गद्दार, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इस गद्दार का नाम जरूर रखिएगा क्योंकि पूछा जाता है, जिसका नाम है हंसराज। ठीक है, हंसराज ने यह जानकारी उन्हें चुपके से दे दी। किन्हें दे दी? जनरल डायर को यह जानकारी दे दी। तो जनरल रेजिडेंट डायर 90 ब्रिटिश सैनिकों को लेकर वहां पहुंच गए। तो अब याद रखिएगा, तो किसने आदेश दिया था? तो देखिए, दिया था जनरल ओ डायर। ओ डायर ने, ओ डायर, तो ओ से ऑर्डर होता है, ओ से होता है ऑर्डर, तो ओ डायर ने। लेकिन गोलियां किसने चलवाई? आर डायर, आर डायर ने। ठीक है, ओ डायर, आप इस तरह याद रख लीजिए, ओ डायर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, और आर डायर ने उसे गोली सिपाहियों को लेकर गोली चला दी। जब वहां पहुंचे तो यह हंसराज ने दरवाजे को बंद किया, और मैं आगे तस्वीर होगी, मैं आपको दिखाऊंगा। हंसराज ने दरवाजे को बंद किया और बहुत ही सकरा रास्ता था। ठीक है, जब बंद किया और लोगों को अपनी भाषा में, वो तो अंग्रेज बोलते थे, अंग्रेजी, अपनी भाषा में समझाया कि कोई बात नहीं है, बैठिए, अभी बात करने आए हैं ये लोग। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। शांत बैठने के लिए भारतीय लोग, जो कि हंसराज मैंने कहा, उसने कहा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो एक लाइन से खड़ा कर दिए, और खड़ा करने के बाद किसको खड़ा कर दिए? सिपाहियों को, और गोली चलाने का आदेश दे दिया। अब निहत्थे लोग, और गोलियां कितनी चलाई गई? 10 मिनट में 1650 राउंड गोलियां। 1650 राउंड का मतलब 1650 पीस गोली चला दी गई। अब बताइए कि जालियांवाला बाग के समय मकानों के पीछे खाली मैदान था। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, और वहां से निकलने के लिए केवल एक ही सकरा रास्ता था, और चारों तरफ मकान थे। ठीक है, मैं लगा दूंगा, यहाँ नहीं है तो मैं लगा दूंगा तस्वीर एडिटिंग के समय। तो अब गोली बारी में भागने का रास्ता नहीं था, तो रास्ता नहीं था, तो कुछ लोग क्या हुए, मैदान में इधर उधर दौड़ने लगे। वहीं मैदान के साइड में एक कुआं था, तो कई लोग कुएं में घुस गए ताकि जान बच सके। लेकिन आप खुद सोचिए कि एक पर एक कूदते गया, तो लोग दब के मर गए। जालियांवाला बाग जो था, वो जलली नाम का एक व्यक्ति की संपत्ति थी। वो कोई सरकारी संपत्ति नहीं, वो प्राइवेट व्यक्ति थी, जलली नामक व्यक्ति की। अब हताहत देखते हैं कि कितने लोगों ने अपनी जान गंवाई। तो बाग में लगी पट्टिका, पट्टिका मतलब बोर्ड पे लिखा हुआ है कि 120 लाशें तो सिर्फ कुएं से मिली थी, और शहर में चूंकि कर्फ्यू लगा हुआ था, तो कोई लोग इलाज के लिए जा भी नहीं पाए। इससे लोगों ने तड़प तड़प कर वहीं दम तोड़ दिया। अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में 484 शहीदों की सूची है, जबकि जलियांवाला बाग में मैदान में 388 शहीदों की सूची है। अब एक अनऑफिशियल रिपोर्ट के अनुसार 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए, जबकि अमृतसर के उस समय के सिविल सर्जन डॉक्टर स्मिथ के अनुसार मरने वालों की संख्या 1800 से अधिक थी। अब जांच के लिए किस कमेटी का गठन किया गया? तो हंटर कमीशन। तो हंटर कमीशन 14 अक्टूबर 1919 को जांच के लिए एक कमेटी बनी। इसके अध्यक्ष बनाए गए लॉर्ड विलियम हंटर, जो स्कॉटिश न्यायाधीश थे। अब इनमें जो सदस्य थे, वो ब्रिटिश के सदस्य थे। देखिए, एक तो जज को भी शामिल कर लें, अगर अध्यक्ष को भी शामिल कर लें, तो 5 ब्रिटिश सदस्य, और भारतीयों में 3 भारतीय। चलिए उनकी बात कर लेते हैं। तो ब्रिटिश सदस्यों में जस्टिस सर जॉर्ज रैकिंग कलकत्ता हाईकोर्ट के जज थे। दूसरा, WF राइस अतिरिक्त सचिव थे। और तीसरा, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो पेशावर डिवीजन के कमांडेंट थे। और चौथा था सर टॉमस स्मिथ। भारतीय सदस्यों में बात करें, और ये भारतीय सदस्य आपको बिल्कुल एकदम याद रखना है कि यहीं से पूछे जाते हैं, भारतीय सदस्यों से ही पूछे जाते हैं। तो पहला था सर चीमन लाल हरिलाल सीतलवाड़,
बॉम्बे हाई कोर्ट के अधिवक्ता यानी वकील, और पंडित जगत नारायण संयुक्त प्रांत की विधान परिषद के सदस्य, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खां ग्वालियर राज्य के वकील। ये 3 नाम आपको विशेषकर याद रखने हैं। अब जांच कमेटी के लिए जो आखिर क्यों बैठाई गई कमेटी, हंटर कमेटी बैठी क्यों? क्योंकि दुनिया में इसकी निंदा होने लगी कि ऐसा घटना भारत में घट गया है। तो सेक्रेटरी उसमें के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे एडविन मॉन्टेग्यू। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड हमने बताया था, अच्छा नहीं बताया, कोई बात नहीं, उस पर बोलिएगा तो वीडियो बना देंगे। 1919 के अंत में इसकी जांच के लिए हंटर कमीशन की नियुक्त किया, क्योंकि उसी समय मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का ये था कार्यकाल था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट आने पर 1920 में ब्रिगेडियर जनरल रेजिडेंट डायर को पदाव अवनत करके, मतलब डिमोशन करके कर्नल बना दिया, ठीक है, और स्वास्थ्य कारणों का बहाना देकर ब्रिटेन भेज दिया। कुछ कुछ दिनों के बाद इनकी प्राकृतिक कारणों से नेचुरल डेथ हो जाती है, कुछ बीमारी हुआ था शायद, तो 1927 में वो मर जाते हैं। लेकिन एक कहते हैं ना कि करनी का फल जरूर भोगता है। इस हत्याकांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में एक भारतीय समिति की नियुक्ति भी की गई थी। अब विरोध में किसने कौन सी उपाधि लौटा दी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि लौटा दी, और महात्मा गांधी ने केसरी हिंद की उपाधि लौटा दी। और ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। अब ये कैसे याद रखेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड? अब ध्यान से देखिए। अब नाइटिंगेल आपने सुना होगा, बुलबुल, गाने वाली चिड़िया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन गाया था, जनगण मन गाया था, जनगण मन। तो हम ऐसा याद रख लेते हैं कि नाइट था, नाइट से नाइटिंगेल याद रख लेते हैं, और रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड, और केसरे हिंद। तो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा नामी व्यक्ति कौन थे? महात्मा गांधी थे। तो महात्मा गांधी को केसरे हिंद कहा जाता था, कि आप समझ सकते हैं केसर का क्या इंपॉर्टेंस है। सिर्फ जम्मू कश्मीर में उगती है, उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है स्थलाकृति, जलवायु, टेम्परेचर, कुहासा रहित, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी तरह महात्मा गांधी भी तो देश के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो इसलिए हम इसे याद रखेंगे, केसरे हिंद। और रविन्द्रनाथ टैगोर चूंकि नाइटिंगेल की तरह गाते थे, इसलिए नाइटहुड की उपाधि उन्हें दी गई थी, और ये उपाधियां अंग्रेजों ने ही दी थी, उसे इन्होंने वापस दे दिया। अब बदला कैसे लेगा इनका, ये देखिए। जब जालियांवाला बाग में गोली चली थी, तो उसमें एक उधम सिंह नाम का लड़का बच गया था, गोली उसे भी लगी थी, लेकिन वो मरा नहीं था। तो 13 मार्च 1940 को 21 साल के बाद उन्होंने लंदन के कैक्सटन टाउन हॉल में ब्रिटिश लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओ डायर को, जिसने ऑर्डर दिया था, उसको गोली मार दी, और उधम सिंह को 31 जुलाई 1940 को फांसी दे दी गई। और इसका विरोध किया था, निंदा की थी महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये रहा जलियांवाला बाग पर विशेष जानकारी, और साथ में मैंने रॉलेट एक्ट भी आपको पढ़ाया। आप हमें कमेंट करके बताएंगे आपको ये जानकारी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी है, लाइक करें, शेयर करें, और आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, तो सब्सक्राइब करने में कमी नहीं। के साथ में एक हाइप का आजकल ऑप्शन देता है, तो थोड़ा हाइप कीजिए, वीडियो हमारा वायरल होना चाहिए, ठीक है। मिलेंगे हम इसी तरह के वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।